नाउ व्हाट इज क्वांटम मेरिट। सो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्वांटम मेरिट इज अ लैटिन फ्रेज मीनिंग व्हाट वन हैज अर्नड, मतलब क्या एक ने अर्न किया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कॉन्टेक्स्ट में इट मीन्स समथिंग अलोंग द रीजनेबल बार्स ऑफ सर्विस, कुछ ऐसा जो रीजनेबल बार्स हो सर्विस में। ठीक है, तो क्वांटम मेरिट मीन्स पेमेंट ऑफ प्रपोर्शन टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। ऐसा पेमेंट जो किसके प्रपोर्शन में हो रहा हो, जो भी वर्क डन किया गया है उसका जो भी अमाउंट है। ठीक है, जनरली वन कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम अनदर अनलेस वन हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशंस इन फुल। जनरली क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक कैन नॉट क्लेम नहीं कर सकता परफॉर्मेंस के लिए फ्रॉम अनदर अनलेस वन हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, जब तक उसने खुद के ऑब्लिगेशन फुल ना किए हो, पूरे ना किए हो। बट इन सर्टेन केसेस, लेकिन क्या बोल रहा है, कुछ केसेस में अ पर्सन हु परफॉर्म्ड सम वर्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन जो है जो कि परफॉर्म कर रहा है कुछ काम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन क्लेम रिम्यूनरेशन, वो क्लेम कर सकता है रिम्यूनरेशन के लिए फॉर द वर्क, अपने काम के लिए, विच ही हैज ऑलरेडी डन, जो कि उसने ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, The right to claim on, इसमें क्या है बोल रहा है, the right to claim on quantum merit does not arise out of contract। ये जो है out of contract arise नहीं होगा, as a right to damage does, जैसे कि right to damage होता है। It is a claim, यह एक claim है on quasi contractual obligations, किसमें, quasi contractual obligations में, which is implied by circumstances, जो कि implied होता है कैसे, जैसे कि circumstances हो गए उनके आधार पे। The claim for quantum merit arise only when the actual contract is discharged। क्या बोल रहे हैं, the claim for quantum merit arise होगा only, केवल कब, जबकि actual contract जो है is discharged, जो actual contract है वो discharged हो जाएगा। When a party has in performance of his contract, जब एक पार्टी जो है परफॉर्मेंस में है उसके कॉन्ट्रैक्ट के, done some work, कुछ काम कर चुकी हैं, और rendered some service and the further performance has been made useless, जो कुछ और परफॉर्मेंस है वो यूजलेस है by the another party के द्वारा, he may recover reasonable compensation, वह क्या होगा, reasonable compensation रिकवर कर पाएगा for the work और सर्विस, जो काम उसने किया है, जो वर्क उसने किया है और जो सर्विस उसने दी है उसके लिए। Cases for quantum merit arises when there is no verbal, ऐसे केसेस में क्वांटम मेरिट जहाँ पे अराइज होते हैं व्हेन देयर इज नो वर्बल और रिटर्न, जहाँ पे कोई वर्बल या रिटर्न नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट इट इज अंडरस्टूड दैट, बट यह क्या है, एक अंडरस्टूड वाली चीजें हैं, मतलब आप समझ सकते हो ऐसी चीजों को, ऐसी चीजें दैट वन शुड गेट, जहाँ पे एक पा सकता है व्हाट ही डिजर्व, वो जो डिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पुअर सर्वेंट वर्क्स फॉर अ कपल, जब एक गरीब सर्वेंट जो है एक टाइम के लिए काम करता है, एक कपल के लिए काम करता है, द कपल इज बाउंड टू पे, वह कपल क्या है, बाउंड है उसको पे करने के लिए रीजनेबल अमाउंट टू दियर सर्वेंट, एक रीजनेबल अमाउंट अपने सर्वेंट को, विच ही डिजर्व, जो कि वह डिजर्व करता है। बट इन केस इफ द कपल फेल्स टू पे, देन अराइजेज द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। अगर वो कपल जो है फेल हो जाता है, वो कपल जो है उसको पे नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या राइज होगा, क्लेम करना राइज हो सकता है फॉर क्वांटम मेरिट के लिए। ठीक है, केस इन विच क्वांटम मेरिट क्लेम्स अराइज, ऐसे केस जहाँ पे क्वांटम मेरिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है देखते हैं। नंबर 1 है इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, अगर वॉइड एग्रीमेंट का केस हो और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, सेक्शन 65 इसके बारे में बात करता है। नंबर 2 है इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस एक्ट, अगर कोई ग्रेटिट्यूअस एक्ट हो जाता है उसमें सेक्शन 30 इसके बारे में बात करता है। नंबर 3 है इन केस ऑफ एक्ट प्रिवेंटिंग द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे केस में जहाँ पे प्रिवेंटिंग द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है, नंबर 4 है इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा केस जहाँ पे डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट हो। इन केस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड कंप्लीटली बट बैडली,
तो नंबर 5 है इन केस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड, जहाँ पे कैसा हो कंप्लीटली बट बैडली। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड, सेक्शन 60 के बारे में बात करता है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जहां पे कोई एग्रीमेंट पाया जाता है कैसा वॉइड, और ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, और एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है वॉइड हो जाता है। वॉइड का मतलब पता है ना, शून्य। एनी पर्सन हु रिसीव्ड एन एडवांटेज ओवर द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट, जो भी पर्सन जो है जो कि एडवांटेज, जो भी पर्सन जो है रिसीव कर रहा है एडवांटेज ओवर द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, वो बाउंड हो जाता है रिस्टोर इट, उसको रिस्टोर करने के लिए, और मेक सम कंपनसेशन टू द पर्सन, कुछ कंपनसेशन देने के लिए उस पर्सन को और पार्टी को, फ्रॉम हु इट इज डिजर्व, जिससे वो डिजर्व कर रहा है ये सब कुछ। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी, अगर ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से टू डिलीवर 300 लैपटॉप्स, 300 लैपटॉप्स को डिलीवर करने हैं बिफोर 30th अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त से पहले। सो 2012 मतलब 13 अगस्त से पहले इन 2012 A delivers them only 300 लैपटॉप बिफोर दैट डे। ए ने क्या किया, उसको 300 लैपटॉप जो है डिलीवर किए बिफोर दैट डे, उस दिन से पहले, एंड नन आफ्टर, उसके बाद नहीं। B retains those 300 laptops after 30th of August. B ने क्या किया, रिटेन किए वो लैपटॉप आफ्टर 30th of August. He is bound to pay A for them. वो क्या है, बाउंड है ए को पे करने के लिए उस चीज के लिए। नंबर सेकेंड इलस्ट्रेशन इसका है। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू पे वॉयलिन फॉर हिम इन हिज थिएटर फॉर 10 days, अगर ए क्या करता है बी को प्ले करने के लिए देता है वॉयलिन फॉर हिम, उसके लिए उसके थिएटर में 10 days के लिए, ए परफॉर्म इन बीज थिएटर फॉर 6 days, ए क्या करता है 6 days के लिए परफॉर्म करता है उसके थिएटर में, बट फेल्स टू परफॉर्म फ्रॉम द 7th day, लेकिन 7th day से वो परफॉर्म करना में अक्षम होता है टू 10th day, 10वें दिन तक, ड्यू टू इलनेस के कारण। बी इज बाउंड टू पे फॉर ए 6 days सी परफॉर्म्ड, तो बी क्या है, उसको वो बाउंड है पे करने के लिए ए को उसके 6 दिन के काम के लिए। वो ये नहीं बोल सकता कि इसने बाकी के दिन तो काम किया ही नहीं, मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। वो बाउंड है जब तक उसने काम किया है तब तक के उसको पैसे देने के लिए। नंबर 20 में है इन केस ऑफ नॉन ग्रेट्युटस एक्ट 70 जो 70 सेक्शन है इसके बारे में बात करता था। ऑब्लिगेशन टू पे अराइज इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर यह 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वह पे करने के लिए ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। नंबर 1 है थिंग्स मस्ट हैव बी डन और डिलीवर्ड लॉफुली, जो चीजें हैं वह पूरी होनी चाहिए और डिलीवर्ड होनी चाहिए लॉफुली, लीगल तरीके से। नंबर 2 है द पर्सन हु हैड डन एंड डिलीवर्ड the things must not have intended to so gratuitously and सेकेंड में क्या बोल रहा है, पर्सन हु हैड डन डिलीवर, जिस पर्सन ने डिलीवरी कर दी हैं, द थिंग्स मस्ट नॉट हैव इंटेंडेड, जो चीजें हैं वो इंटेंडेड नहीं होनी चाहिए टू सो ग्रेटिटियसली, ठीक है। एंड थर्ड क्या बोला है, द पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट, और जो थर्ड है वो बोल रहे हैं कि द पर्सन, वह पर्सन जो है फॉर हुम, जिसके लिए भी वो एक्ट कर रहा है, वह जो है उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहा होना चाहिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। ए ट्रांसमैन लीव्स हिज गुड्स एट बीज शॉप बाय मिस्टेक, ए ट्रीट्स देम एज हिज ओन गुड्स, ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम। तो जो है यही है कि ए जो है एक ट्रांसमैन जो है उसने अपने कुछ सामान को बी के शॉप पर बाय मिस्टेक रख दिए हैं, बी उनको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो उसकी खुद के सामान हो, ठीक है। तो वह जो है बाउंड है ए को पे करने के लिए ना। तो सी इसमें है अगला, इन केस ऑफ एक्ट प्रिवेंटिंग द completion of contract, if a party does not complete the contract, अगर कोई पार्टी जो है कोई सी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करती है और the prevent
or the prevent the other party from performing the contract. The aggrieved party can sue the other party on quantum merit. अगर पार्टी जो है कंप्लीट नहीं करती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को या फिर प्रिवेंट करती हैं द अदर पार्टी से फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्ट्रैक्ट को करने से, द एग्रीव्ड पार्टी कैन स्यू, जो एग्रीव्ड पार्टी हैं वो स्यू कर सकती हैं द अदर पार्टी के ऊपर ऑन क्वांटम मेरिट। ठीक है, अगला हम देखते हैं इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलता है, द पार्टी एट डिफॉल्ट कैन स्यू on a quantum merit if he following conditions are satisfied। कौन कौन सी कंडीशन है अब वो, if the contract is divisible, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैसा है डिविजिबल है, और दूसरा क्या है, if the party not at default has enjoyment benefit of the party performance, अगर वो पार्टी जो है नहीं हो पा रही है और at default has enjoyment, उसको बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए डिफॉल्ट है या फिर उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे ऑन द पार्टी परफॉर्मेंस, तब भी। ठीक है, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इलस्ट्रेशन देखते हैं, सी एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट टू अ हाउस, सी जो है एग्री हो जाते हैं कंस्ट्रक्ट करने को एक घर को फॉर डी, डी के लिए कितने रुपए में, 1500 रुपए में, बट ही अबेंडन द कॉन्ट्रैक्ट इन द मिड वे, लेकिन ही क्या करता है, अबेंडन कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही, वे आफ्टर हैविंग डन द वर्क। ठीक, वर्थ RS 478। आफ्टरवर्ड्स डी गॉट द वर्क कंप्लीट, उसके बाद क्या करता है डी, कंप्लीट करता है वर्क को। हियर सी कुड नॉट रिकवर एनीथिंग फॉर द वर्क, सी जो है कुछ भी रिकवर नहीं कर पाती हैं उस वर्क के लिए, डन एज ही वॉज इंटाइटल टू द पेमेंट ओनली द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब क्या, वह जो है केवल इंटाइटल है किस चीज की पेमेंट के लिए, ओनली द कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए। ठीक है, जितना काम उसने किया, आई मीन देखो सी किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाती है डी के, हाउस में कोई काम करना है कंस्ट्रक्शन का, और ये डील कितने में होती है कि 1500 में होगी ये डील। ठीक है, लेकिन बीच में ही क्या कर देता है, वो उस काम को रोक देता है, तो उसका काम जो है अभी 478 का हुआ है, तो उसके बाद जो है डी जो है अपना काम पूरा करवाता है, लेकिन सी यहाँ पे पूरे काम के लिए रिकवर करने के लिए एंटाइटल नहीं है, वो केवल उतना ही रिकवर कर सकता है जितना उसने काम किया है। ठीक है, अगला केस है इन केस ऑफ indivisible contract performed completely but badly, the party at default may claim the lump sum less deduction for bad work if the following conditions are satisfied। पार्टी क्या होती है, डिफॉल्ट होती है क्लेम करने के लिए लम सम लेस डिडक्शन फॉर बैड वर्क, अपने मतलब बैड वर्क के लिए। कैसी कंडीशन होनी चाहिए, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिविजिबल होकर, if the contract is for lump sum होगा, if the contract is completely performed and क्या है, if the contract is performed badly, अगर वो badly perform किया हो गया हो contract। illustration है, P agreed to construct a house for Q, P agree हो जाता है construct करने के लिए एक house को for Q for a lump sum, कितना 1 लाख। ठीक है, P did complete work but Q complained a faulty workmanship, it cost Q another 50,000 to remedy the defect। In this case, P could only recover only 50,000 from Q। तो P Q के हाउस में एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए एग्री हो जाता है कितने रुपए में, 1 लाख रुपए में। ठीक है, लेकिन Q उसका काम पूरा भी हो जाता है और Q उसमें कोई डिफॉल्ट निकाल देता है कि ये काम तुमने सही नहीं किया है, और वो उसके लिए बोलता है कि इसको रेमेडी के तौर पे वो क्या करेगा, 50,000 काट लेगा। तो यहाँ पे अगर उसने काम ठीक नहीं किया है तो P जो है ओनली 50,000 ही रिकवर कर पाएगा अपने काम के लिए। सो हियर दिस क्वांटम मेरिट topic is completed. I hope you get your answer. Thank you for watching.